में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि 68वीं बीपीएससी को लेकर के टेस्ट सीरीज आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। तो एक जो मॉडल टेस्ट सीरीज है हम लोग अभी आप लोगों को यूट्यूब पे अवेलेबल करवा रहे हैं। बाकी जो टेस्ट सीरीज है उसे देखने के लिए आप ऐप पर अवेलेबल है, आप जाकर के वहाँ से ले सकते हैं। उसके साथ आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है, साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी है। आते हैं अब प्रश्न पर। प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है इस टेस्ट सीरीज का, यूनानी लेखकों द्वारा किस भारतीय शासक को अग्रमिज या जैंडमिज के रूप में संबोधित किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है घनानंद। इस प्रश्न का उत्तर है घनानंद। घनानंद क्या था? नंद वंश का सबसे आखिरी शासक था और इसे जो यूनानी जो ग्रीक लेखक थे उन्होंने अग्रमिज कहा और जैंडमिज कहा। उसके बाद आते हैं दूसरे प्रश्न पर। महापद्मनंद को कहा गया था एक राट। थोड़ा फास्ट करवाना है इसलिए आप लोग अवॉइड करिएगा। निम्नलिखित में से किसकी शासन व्यवस्था गणतंत्रात्मक नहीं थी? इसमें है जो आपको इसका उत्तर है, इसका जो उत्तर है आप लोगों का ये है जो मगध। मगध कपिल वस्तु, जैसा कि आप जानते हैं बौद्ध धर्म में अगुंतर निकाय था। बौद्ध धर्म का अगुंतर निकाय इस तरह का प्रश्न आता है। अगुंतर निकाय में ही है कि 16 महाजनपद और 10 गणतंत्र थे, तो उसी में इसका जिक्र है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कौन कौन सा आ रहा है। मगध है जो महाजनपद, 16 महाजनपद में से एक था, बहुत ही शक्तिशाली ये महाजनपद था। अगला प्रश्न, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6वां भाग। इसमें लिखा गया है आपको, उसमें लिखा गया था कि राजकीय भूमि या कृषि का 6वां भाग होगा, 6वां भाग होगा। और साथ में गुप्त काल में भूमि को कहा जाता था उद्रंग। उद्रंग कहा जाता था या भाग कर कहा जाता था। जितना भी डिस्क्रिप्शन हो रहा है, जैसे कि जो प्रश्न है डायरेक्ट ना आए लेकिन अगर इनडायरेक्ट आ जाए, घूम करके आ जाए, जितने भी टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट हम लोग उसे कवर कर रहे हैं टेस्ट सीरीज के द्वारा, ताकि अगर आपसे वो नहीं बनता है तो उन चीज़ों को आप रिवाइज कर लीजिए टाइम पर। तो कितना था भूमि का? 1/6 भाग था, 6वां लिखा हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। ऋग्वेद के किस मंडल में सोम की चर्चा है? ऋग्वेद के जो 9वें मंडल में, ऑप्शन इसका सी सही है। ऋग्वेद है क्या है आपको? प्राचीनतम वेद है। वेद प्राचीनतम वेद है। वेदों का जो संकलन कौन किए थे? वेद व्यास, महर्षि वेद व्यास ने किया था। महर्षि वेद व्यास ने संकलन किया था इसका, वेदों का। उसमें 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ऋग्वेद इसमें सबसे प्राचीनतम था। ये क्या था? ऋचाओं का, या फिर कह सकते हैं ऋग्वेद था आपको संग्रह था आपको ऋचाओं का, ऋचाओं का संग्रह था। इसमें आपको 10 मंडल थे ऋग्वेद में और 1028 सूक्त थे, 10,462 ऋचाएं थी। और जो 9वां मंडल है जो सोम देवता को समर्पित था। बहुदेव बात पर ये आपको ऋग्वेद चर्चा करता है। इसमें बहुत सारे देव हैं, मुख्यतः 3 है लेकिन और भी देवता हैं। 33 कुल 33 देवताओं का जिक्र है इसमें। सोमदेव का 9वां मंडल में सोमदेव हैं और इनके बारे में आपको 114 मंत्र है 9वें मंडल में। तो इम्पॉर्टेंट बस 9वां मंडल हो जाता सबसे इम्पॉर्टेंट। आते प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंद पानो राजा मिनांडर के किस बौद्ध भिक्षु संवाद के रूप में है? ये जो आपको नागसेन के साथ ये जो मिनांडर था, इन दोनों के बीच क्या हो रहा था? संवाद हो रहा था। तो संवाद के दौरान है जो मिलिंद पानो जो बातचीत हुआ था, नागसेन ने एक ग्रंथ का रचना किया जिसका नाम इन्होंने मिलिंद पानो रखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं। आपको मिनांडर कौन थे? हिंद यवन राजा थे। यवन का मतलब ग्रीक। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? पर एक और प्रश्न ऐसा ही था, ये आपको अजात शत्रु को कहा जाता है, कुनिक कहा जाता है, और बिंबिसार को श्रेणिक कहा जाता है। अशोक के बारे में ही प्रश्न आया था, प्रियदर्शनी किसे कहा जाता है? तो ये अशोक को कहा जाता है। प्रश्न इस प्रकार के बीपीएससी में अक्सर पूछे गए हैं, तो उसी को देख करके हम लोगों ने मॉडल प्रश्न जारी किया है। किस शासक को दिल्ली से आगरा राजधानी स्थानांतरित करने का श्रेय जाता है? ये है आपको सिकंदर लोदी को। सिकंदर लोदी ने जो दिल्ली से है जो आगरा राजधानी स्थानांतरित इसलिए किया था क्योंकि राजस्थान के जो शासक थे उन पर उसे नियंत्रण करना था। तो इसका उत्तर है आपको ऑप्शन ए, सिकंदर लोदी। अगला प्रश्न है, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून नियमों का संग्रह, उसका नाम क्या था आपको? मुबाइन। उसका नाम मुबाइन है। ये क्या है? एक दीवान ने लिखा हुआ था, बाबर ने दीवान का ही आगे में ऐड ऑन कर दिया था, इसमें एक और नवीन शैली जोड़ा था। बाबर का और बुक है, कौन कौन सा है इंपॉर्टेंट? बाबर का और है तुजुके बाबरी। सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाएंगे डिटेल में और बाकी कम में ही करवाना हो क्योंकि टाइम कम है। बाबरनामा, रिशाल ए उशुल या फिर खते, इसी को रिशाल ए उशुल को कहा जाता है खते बाबरी। आते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन शब्द बिश्वा का क्या अर्थ है? सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, भूमि मापने की इकाई। ये है जो आपको भूमि मापने की इकाई है। बिश्वा क्या है? आपको भूमि मापने की इकाई है। बिश्वा है जो भूमि मापने की इकाई है सल्तनत काल में। और कौन कौन सा ऑप्शन था आपका? एक था आपका सोने का, सल्तनत काल में सोने का भी सिक्का चलता था, चांदी का भी सिक्का चलता था और तांबे का भी सिक्का चलता था। तो इससे एक और प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सिक्के का जो प्रचलन है आपको अरबी, जो शुद्ध अरबी सिक्के थे, शुद्ध अरबी सिक्के, उसका सबसे पहला प्रचलन किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने किया था ये। उसने है जो दो तरह के मुख्यतः शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। एक था आपका टंका और एक था आपका जीतल। टंका क्या था? आपका चांदी का सिक्का था और जीतल आपका तांबे का सिक्का था। सर टॉमस रो तथा हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? एक है अकबर, सेकंड ऑप्शन है जहांगीर, सी है शाहजहां और उसके बाद है औरंगजेब। जैसा कि जानते हैं कि अंग्रेज जब भारत में एलिजाबेथ ने सबसे पहले भेजा था तो अकबर के दरबार में सबसे पहले आए थे, लेकिन यहाँ पर जो सर टॉमस रो है और हॉकिंस है, ये है जो अकबर के दरबार में नहीं आए थे, ये जहांगीर के दरबार में आए थे। अकबर के दरबार में जो सबसे पहले आने वाले थे वो थे आपको रॉल्फ
ये इंपॉर्टेंट है इसलिए, रॉल्फ फिंच। और ये दोनों किस में आए थे? सर टॉमस रो और हॉकिंस आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। अकबर की समकालीन कौन थी? एलिजाबेथ। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल हर्ब, ए है, बी है दारुल इस्लाम, सी है होली वॉर, डी है जजिया। तो जिहाद का अर्थ, जिहाद होता है मजहब के लिए युद्ध होता है, तो उसमें इसका जो अर्थ था एग्जैक्टली क्या था? जिहाद वो स्थापित करना चाहता था, इसलिए करता था ताकि वो दारुल इस्लाम यानी कि इस्लाम का राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसका सही ऑप्शन है बी, दारुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए है तोता ए हिंद, ऑप्शन बी है जिले ए हिंद, ऑप्शन सी है गाजी मलिक, ऑप्शन डी है उलुग खान। तोता ए हिंद किसे बोला जाता था? आमिर खुसरो। जिले हिंद बलबन को बोला जाता था। देखते हैं सही है या नहीं। ठीक है, गाजी मलिक, गयासुद्दीन तुगलक, उलुग खान भी बलबन को बोला जाता था, लेकिन उलुग खान की उपाधि उसने खुद नहीं लिया था, इसे नसरुद्दीन मोहम्मद ने दिया था। ये है जो खुद को है जो शक्ति को समेकित करने के लिए इसने जिले हिंद की उपाधि स्वयं धारण की थी। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? ऑप्शन ए है मैनरिक, ऑप्शन बी है जॉन मार्शल, ऑप्शन सी है फ्रैंकवाइस वर्नियर, ऑप्शन डी है पीटर मुंडी। तो इसमें है जो आपको इसका जो ऑप्शन है आपको फ्रैंकवाइस वर्नियर, ये फ्रांसीसी था, फ्रांस से था, बाकी आपको ब्रिटेन से ही था। तो आए कौन कौन थे? मैनरिक, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। ये प्रश्न में है आपको नहीं, तो नहीं में ये पटना में, बाकी से पटना में आए थे। कौन कौन? इसके अलावा कौन कौन आए थे यूरोपीय यात्री? रॉल्फ फिंच भी आया था, जो सबसे फर्स्ट आया था, रॉल्फ फिंच। उसके बाद मनुची, ट्रेवेनियर, बिशप हीवर, इतने लोग आए थे। इसके अलावा अगले प्रश्न पर आते हैं। नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है मौर्य युग का बौद्ध विहार। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है गुप्त काल का मंदिर, ऑप्शन सी है पाल काल का बौद्ध विहार, ऑप्शन डी है सुंग वंश का बौद्ध विहार। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी है, इसका सही उत्तर पाल काल का बौद्ध विहार था। ये जैसा कि जानते हैं कि आपको ये जो राजगीर है, राजगीर से पश्चिम बंगाल तक, स्पेशली मुंगेर वगैरह का जो एरिया है पाल काल का, वहाँ पे बहुत विस्तार था। तो यहाँ पे आपको नालंदा का जो सराय टीला है, नालंदा का जो यूनिवर्सिटी देखते हैं उत्खनन से के बाद मिला, यूनिवर्सिटी के जस्ट पास सराय किला है। ये आपको क्या है? बुद्ध मंदिर है ये। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है। राजा मानसिंह को बिहार का प्रांतपति नियुक्त किया था। किसने किया था? बाबर ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हुमायूं ने, ऑप्शन सी अकबर ने, और ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो इसका जो सही उत्तर है आपका अकबर ने। राजा मानसिंह क्या थे उस टाइम पे? उनके अकबर के क्या थे? प्रधान सेनापति थे, प्रधान सेनापति, और साथ में आमेर के ये राजा थे। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी।
बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? ठीक है, ये सारे वीडियोज में हम लोग दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ध्यान से ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और बाकी जो क्वेश्चन है, आपको जो मॉडल टेस्ट है और उसका डिस्कशन है, आपको ऐप पे ही प्रोवाइड होगा। बिहार में आपको ये जो नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा है, उस नंबर पे या तो कॉल कर लीजिए, ऐप पे आप डायरेक्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइडेड है। बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों के किसने प्रदान किया था? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी राजा राम नारायण, ऑप्शन डी फर्रुखसियार। तो इसमें जो है बिहार में जो सोरा के लिए बहुत ही बिहार प्रसिद्ध है। ये प्रश्न सोरा वाला बहुत बार आ चुका है बीपीएससी में। तो ये जो चारों, ये ऑप्शन 4 जो है आपको, इनमें से कोई नहीं थे। ये कौन थे? मीर जाफर। मीर जाफर को जैसा कि जानते हैं ब्रिटिश ने खुद से ये नवाब वहाँ का बनाए थे। इससे क्या बनता था? सोरा से आपको बारूद बनता था। और उस टाइम पे बिहार है जो बंगाल के अंतर्गत आता था। अगला प्रश्न है, तो इसका ऑप्शन होगा ई, इनमें से कोई नहीं। पटना में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? इसका जो सही उत्तर है आपको पीर अली थे। पीर अली पटना में 1857 के विद्रोह के नेता थे। इसका डेट याद कर लीजिए, पटना में हुआ था जो विद्रोह 3 जुलाई 1857 को हुआ था। और इससे पहले, सबसे पहले बिहार में कहाँ हुआ था आपको? देवघर में। देवघर में 12 जून को हुआ था, उसी साल में 12 जून को हुआ था। तो इसका आंसर हो गया पीर अली। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? एक थे उमाकांत प्रसाद सिन्हा, जैसा आप जान रहे हैं, ये हैं नाम, आप लोग अगर जानते होंगे तो। राजेंद्र सिंह भी थे, रमानंद सिंह भी थे, लेकिन सीताराम केसरी नहीं थे। तो ऑप्शन डी इसका होगा। आते हैं, जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। कब हुआ था? जैसे जान रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन है जो 9 अगस्त 1942 से हो रहा था, लेकिन ये जो कांड हुआ था आपको 11 अगस्त को हुआ था 1942। सचिवालय कांड, गोलीकांड जो हुआ था 11 अगस्त 1942 पटना में हुआ था। ये कौन कौन थे? उमाकांत, सबका नाम याद कर लीजिएगा, प्रसाद सिन्हा, अगले थे राजेंद्र सिंह, उसके बाद आपको थे रमानंद सिंह, सतीश प्रसाद, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह। ये सभी थे, इन लोग के ऊपर ही गोली चलाया गया था। आते हैं अगले प्रश्न पर। महेश नारायण प्रथम संपादक थे, किस चीज के थे? बिहार हेराल्ड, बिहार टाइम्स के, पॉइनियर के, या फिर ए और बी दोनों? ये है जो बिहार टाइम्स के थे। महेश प्रसाद जो थे बिहार टाइम्स के संपादक थे। हेराल्ड के कौन थे? बिहार हेराल्ड के थे आपको गुरु प्रसाद सेन, और पॉइनियर के थे चंदन मिश्रा। तो इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है। आते हैं अगले प्रश्न पर। अलाई दरवाजा किस प्राचीन निर्माण का बाहरी हिस्सा है? ये है जो आपको कुतुब मीनार का है। कुतुब मीनार का जैसा कि आप जानते हैं कि निर्माण है जो कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ किया था, लेकिन पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक धर्म किसका है, ग्रंथ किसका है? ये है जो ऑप्शन है, जैनों का, बी हिंदुओं का, सी सिखों का, डी बौद्धों का। तो जनरली जो भी होंगे उन्हें कंफ्यूजन होगा जैन और बौद्ध में। तो त्रिपिटक है जो बौद्ध धर्म का ही ग्रंथ है। बौद्ध धर्म में है जो
बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है जो आपको बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ये हुआ था, ये उनका जो जीवन का संकलन था। इसमें आपको 3 थे त्रिपिटक में, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बुलंद दरवाजा, अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? ध्यान से देख लीजिए, इतनी सर्दी में हम लोग आप लोगों के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं, तो आप लोग भी ध्यान से हमारे ऐप से जुड़िए। जो टेस्ट सीरीज है ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है। ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज आपको ऐप पे हो चुका है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सारा का सारा टेस्ट का आप लोग को बताया था कि कौन सा शेड्यूल बताया था, कौन सा टेस्ट किस दिन होगा और उसका डिस्कशन किस दिन होगा। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी लखनऊ। जनरली आप पढ़ते होंगे बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी, लेकिन फतेहपुर सिकरी जो है कहाँ है? आपको आगरा में है। अकबर ने इसका निर्माण करवाया था, तो ये है जो आपको फतेहपुर सिकरी आगरा में है। तो ये ऑप्शन ए और बी दोनों सही है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ई होगा, एक से अधिक। बुलंद दरवाजा का निर्माण है जो अकबर ने गुजरात विजय के बाद करवाया था। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में गठित स्वतंत्र भारत की प्रथम मंत्रिपरिषद में बिहार के नेता कौन थे? जो प्रथम जो मंत्रिपरिषद गठित हुई थी स्वतंत्र भारत में, उसमें बिहार से कौन से नेता थे? अनुग्रह नारायण सिंह ए, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन डी हकीम अजमल खां। तो इसमें जो सही उत्तर है आपको ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद थे। ये खाद्य और कृषि मंत्री थे, बाद में ये राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। उसके अलावा इनके अलावा एक और थे, आपको श्रम मंत्री थे जगजीवन राम। जान रहे होंगे आप जगजीवन राम को भी, श्रम मंत्री जगजीवन राम। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? यह है जो एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में पूछ रहा है। तो यह है जो भारत के राष्ट्रपति। थोड़ा सा ऑप्शन जो आपको आपने आंसर देखा होगा उसमें ऑप्शन यह जो भारत के राष्ट्रपति, इसका सही उत्तर है। जो अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के कार्यों का निष्पादन कौन करता है? अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हो और राष्ट्रपति अनुपस्थित हो जाए, या इनकेस उनके साथ कुछ घटना हो जाए और उसके बाद उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाए, तो भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यों का निष्पादन कार्य कौन करेगा? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी वित्त मंत्री, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो सही उत्तर है ये है आपको मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश का जो वर्णन है आपको इसका जो ये आपको राष्ट्रपति का उत्तराधिकार का जो वर्णन है आपको अनुच्छेद 65 में है। अनुच्छेद 65 में है। आपको ये राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 में बना था। उत्तराधिकार का अधिनियम बना था कि कौन बनेगा, तो राष्ट्रपति अगर नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं रहे तो आपको भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है उन्हें ये पद मिलेगा। पद नहीं मिलेगा मतलब वो है जो कार्यों का निष्पादन करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रणाली को किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी आयरलैंड, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही उत्तर है आपको आयरलैंड। जो राष्ट्रपति है जो राज्यसभा में ये लाते हैं, आपको सदस्य का नामांकन करते हैं या फिर जितना भी होता है, यह है जो आपको आयरलैंड से लिया गया। आयरलैंड से एक और चीज़ लिया गया है आपको नीति निदेशक तत्व। ध्यान से बच्चों, आप लोग हैं जो
हम लोग भी आप लोग को सारा कंटेंट अवेलेबल करा रहे हैं और विद इन फ्यू आप लोग के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो आप हैं जो जुड़े हमारे ऐप से, जो ये नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस पर कॉल करिए, और कॉल करके है जो जुड़े हैं हमारे टेस्ट सीरीज से, आपको इतने कम में डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र भारत, जो आपको प्रस्तावना हम भारत के लोग, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें है जो एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। समाजवादी आप जानते हैं कि आपको संविधान संशोधन करके जुड़ा था बाद में। सी है आपको एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक आपको गणतंत्र, यही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिष्कार का अधिकार, बी संपत्ति का अधिकार, सी शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार, ये तो है देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। तो ये सारा है, लेकिन आपको संपत्ति का अधिकार मूलभूत या मौलिक अधिकार नहीं है। पहले ये था, आपको ये है जो अनुच्छेद 31 में पहले था, अब है जो ये आपको भाग 12 में अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया है। ये है जो आपको क्या है, आपको कानूनी अधिकार अब बन चुका है। प्रश्न कई बार आपको आता है कि इनमें से कौन है जो आपको मूल अधिकार नहीं, कानूनी अधिकार क्या है? संपत्ति का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार। राज्य में राष्ट्रपति शासन के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है? यह है जो प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। राज्य में जब राष्ट्रपति शासन रहता है तो मुख्यतः आपको राष्ट्रपति के हाथ में शासन होता है और राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में कौन कौन शामिल है? लोकसभा, ऑप्शन ए है जो आपको लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा और राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा और राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जैसा कि जानते हैं भारतीय संसद है जो लोकसभा जो है आपको निचली सदन है, निम्न सदन, उच्च सदन और राष्ट्रपति को मिलाकर के बनता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ये जो इसका आपको ये जो आपको बताया गया है कि ये तीनों रहेंगे आपको अनुच्छेद भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 में है। आप जानते हैं कि संसद का जो पूरा है जो पढ़िएगा तो आपको 79 से लेकर के 122 तक है। अब आगे आते हैं, आगे का टेस्ट सीरीज से जुड़ना है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम बहुत नज़दीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा। जैसा कि जानते हैं कि स्थापना तो हुई थी 1950 में ही हुई थी, लेकिन यह अधिनियम 1950 का नहीं था। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ था। स्थापना हुआ था इसके कारण सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन, लेकिन स्थापना हुआ था आपको 28 जनवरी 1950 को हुआ था। अधिनियम तो 1935 जैसे जानते हैं कि लगभग जो भारतीय संविधान में लिया गया आपको भारत सरकार के अधिनियम 1935 से लिया गया लगभग चीजें। आप लोग भी साथ दीजिए, जितना हम लोग एक्साइटेड होकर के आपसे जुड़ रहे हैं उतना ही एक्साइटेड होकर के आप लोग भी जुड़िए। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यगण, हाल में हुआ है ये चुनाव, जगदीप धनखड़ बने हैं उपराष्ट्रपति, तो आप लोग को याद होना चाहिए ये। लोकसभा के सदस्यगण, संसद के दोनों सदनों के सदस्यगण इसमें होते हैं। ये आपको अनुच्छेद 66(1) में है, 1 में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, यही है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ज़्यादा आगे नहीं जाते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये तीसरे राष्ट्रपति थे। और भारत के पहले ये मुस्लिम राज्यपाल थे बिहार में। 1957 में बिहार के राज्यपाल थे और 1967 में भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे। बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है, ये आप लोग को पता होगा, 8वीं अनुसूची में ये बिहार की है जो मैथिली है।
बिहार में जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया गया। जिला परिषद के एक सदस्य का चुनाव कितनी जनसंख्या की आबादी पर होगा? ये 50,000 जनसंख्या की आबादी पर होगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। भारत में जो डिटेल में था वही हम लोग डिस्क्राइब करेंगे बहुत ज़्यादा। जिसको डिस्क्राइब में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, वो हम लोग बस उसका आंसर करते जाएंगे। भारत में मुद्रास्फीति मापी जाती है, थोक गलती से टाइप हो गया है, ये उत्पाद मूल्य सूचकांक पर होता है, CPI। ये WPI हो चुका है, लेकिन इसका जो आंसर होगा CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI पर होता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इस चीज को अवॉइड करिए। इसका जो आधार वर्ष है आपको 2011-12 है। आधार वर्ष के आधार पे ही सब कुछ होता है। भारत में राष्ट्रीय आय समको का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? यह आपको केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO से होता है। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नहीं होता है, ये अलग अलग राज्यों में नहीं होता। परिवार की औसत आय के आधार पर भी नहीं होता है। निर्धनता में आय को नहीं, परिवार के उपभोग के व्यय के आधार पर होता है, कितना उपभोग करते हैं। आप जानते होंगे कि निर्धनता में जो कैलोरी के आधार पर भी मापा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का अर्थ है अर्थव्यवस्था का एकीकरण। ये नहीं है अर्थव्यवस्था के, देखते हैं ये भी होगा, लेकिन जो बेस्ट आंसर होगा इनमें से हम लोग को उसको देखना है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण नहीं, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। जैसे कि आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं या बड़े भी, सभी जो घरेलू अर्थव्यवस्था हैं उनका वैश्विक स्तर पर एकीकरण, यानी कि हम लोग अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ते हैं। तो ये आपका ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आर्थिक कल्याण की सर्वोत्तम माप क्या है? प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद है, सकल होगा इसका। लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण है? ये अनेक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, ये पारंपरिक है, इनका प्रबंध करना आसान है, और ये है जो सरकारी सहायता, इनको सरकारी सहायता मिलती है। तो ये क्या है? बहुत ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है, क्योंकि आप कितना सरकारी नौकरी में जाइएगा, बड़े बड़े इंडस्ट्री से अच्छा है जो गांव ग्रामीण स्तर पे होते हैं, छोटे शहर पे होते हैं, जैसे मुर्गी पालन केंद्र हो गया, ऐसे छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योग स्थापित करते हैं जो स्थानीय उत्पादक होते हैं। तो वो उनका क्या है, ये रोजगार स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करता है। भारत के GDP में इनका 29% योगदान है। भारत में IRDA नियमित करता है, ये किस चीज़ को करता है? ये है जो आपको बीमा को करता है। देख लेते हैं इसका जो आपको ये है, IRDA का इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड, थोड़ा सा इसमें ये हो गया, रुक जाइए, रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो देख रहे हैं इसका शुरू में इंश्योरेंस का अर्थ होता है बीमा, तो ये बीमा क्षेत्र से है। इसका जो स्थापना हुआ था आपको 1999 में हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। किसका? IRDAI। जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसे ही डिस्कशन करवाया जा रहा है। इंपॉर्टेंट तो सारे हैं, जो डिस्क्राइब करने लायक है। जैसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिसे वन लाइनर भी खींच सकते हैं और बहुत जल्दी खींच सकते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? आपको यह जो उपहार कर, निगम कर, आयकर और आयकर दोनों लिखा हुआ, गलती हो गया है, आयकर ही है। केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? यह है जो आपको
सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों के आधार पर होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, ये गलती से आपको 2018-19 वाला ही टाइप हो चुका है आपको बाय मिस्टेक, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19, तो स्किप कर दीजिए। वर्ष में बिहार की प्रमुख आय का जो स्रोत है ये कौन सा है? ये आपको बिक्री कर है बिहार का मुख्यतः। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान आपको नागपुर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। भारत में पहली बार रेलवे का परिचालन आरंभ हुआ था, ये आप ईयर से ही डायरेक्ट समझ लीजिए, 1853 था, जैसे आप लोग जान रहे हैं। तो 16 अप्रैल 1853 इसका सही आंसर है सी। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? ये आपको असम का है, ऑप्शन सी है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग योजना आयोग को बदल के लाया गया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। आजकल ईयर पिछले वाला पूछ दे रहा है बीपीएससी अक्सर, जैसे कोई योजना है तो कब लागू हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था। अब इसके बाद आपको मैथ है, तो मैथ को अभी स्किप कर दे रहे हैं थोड़ा। 10 मैथ आप लोग जानते हैं कि बीपीएससी में आता ही है, आते हैं। निम्न में से भेदन क्षमता का सही क्रम है, ये आपको ऑप्शन ए इसका सही है। अल्फा से ज़्यादा है आपको बीटा, बीटा से ज़्यादा आपको गामा है, ऑप्शन ए। अणुओं की गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है, इसका भी है जो ठोस से द्रव में बदलता है और द्रव से गैस में बदलता है, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए किसका लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग होता है? यह है आपको सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन ए। ट्रेटा आथिल लैड TEL निम्नलिखित में से क्या है? ये आपको ऑप्शन ए फॉसिल ईंधन दहन का उत्प्रेरक, प्रति ऑक्सीकारक, ऑप्शन बी अपचायक, ऑप्शन डी है जो अपस्फोटरोधी यौगिक है। इसका जो सही उत्तर है आपको यही है, आपको ऑप्शन डी अपस्फोटरोधी यौगिक है ये। इसके बाद अगला प्रश्न है, धातुओं के ऑक्साइड सामान्यता होते हैं, ऑप्शन ए अम्लीय, ऑप्शन बी ये क्षारीय ही होता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। अम्ल क्षार क्या होता है आप लोग डेप्थ में जब जाइएगा तो पढ़िएगा, अभी हम कम टाइम में कम में ही करना है। इनमें से कौन से बहुलक का उपयोग कंघियों के निर्माण, विद्युत स्विचों के बर्तनों के हत्थे व कंप्यूटर युक्तियों बनाने में किया जाता है? इसका जो सही उत्तर है बैकेलाइट का प्रयोग होता है, बैकेलाइट। आते हैं अगले प्रश्न पर। सर्वाधिक पुराना संश्लेषित बहुलक कौन सा है? बैकेलाइट, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नोवेलेक, ऑप्शन सी मेलेमाइन, ऑप्शन डी टेफ्लॉन। तो इनमें से कोई नहीं है, तो कौन सा होगा? आप लोग सोच रहे होंगे सर्वाधिक पुराना कौन सा है, तो ये है फ्रीनॉल, फ्रीनॉल। फार्मेल्डिहाइड, सर्वाधिक पुराना ये है फ्रीनॉल फार्मेल्डिहाइड, तो इसका उत्तर है ई। आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि नॉरएक्सट्रेनल का स्तर रुधिर में कम हो जाए तो व्यक्ति किस चीज से पीड़ित हो जाता है? ये क्या होता है ना, आपको मानसिक विकृति हो जाता है, अवसाद हो जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? ये बीपीएससी इससे हर बार क्वेश्चन करता है आपको। विद्युत आवेश की जो है आपको पूछ रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन है, रेडियन। रेडियन किसका है? आपको समतल कोण का है, समतल कोण। याद कर लीजिएगा इस टॉपिक को एग्जैक्टली। ये जो विद्युत आवेश का कूलाम है, फैराडे जो आवेश का है, और न्यूटन क्या है? बल का है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी।
न्यूटन का पहला गति विषयक नियम संकल्पना क्या देता है? ऑप्शन ए ऊर्जा की, ऑप्शन बी कार्य की, ऑप्शन सी संवेग की, ऑप्शन डी जड़त्व की। तो ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी। जैसे कहता है कि कोई भी कोई भी वस्तु है जब विराम की मतलब विराम की अवस्था में है तो विराम की अवस्था में ही रहेगा जब तक उसमें कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, या फिर कोई गति कर रहा है तो गति में एक ही स्थिति में चलता रहेगा। उस पर अगर बाह्य बल कार्य करेगा तभी वो अपना स्थान को बदलेगा। तो ये आपको जड़त्व होता है। तो न्यूटन का पहला गति विषयक नियम क्या था आपको? जड़त्व का। निम्न में से कौन से जगत की पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं है? ये आपको प्लांटी, प्रोटिस्टा और मोनेरा और शैवाल है। तो इसका सही उत्तर है आपको प्रोटिस्टा। आप जैसा कि जानते हैं कि ये जो आपको जो 5 जगत में बस ये आपको 5 जगत में डिवाइडेड होता है, तो उसमें ये आपको प्रोटिस्टा है, इसका है जो पूर्ण निर्धारित सीमाएं नहीं हैं। कौन सा है उत्तर? अंतराली संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं क्या है? आपको मैक्रोफेज है, लिम्फोसाइट्स है, फाइब्रोब्लास्ट है और इओसिनोफिल है। तो अंतराली उत्तक क्या होता है आपको? इसमें होता है मास्ट कोशिका होता है। क्या क्या होता है आपको? ये आपको शरीर का सबसे बड़ा उत्तक है और इम्पॉर्टेंट है। इसमें मास्ट होता है, मास्ट कोशिका। दूसरा होता है आपको तंतु कोरक, तंतु कोरक कोशिका। तंतु कोरक कोशिका ये आपको फाइब्रोब्लास्ट का ही है। उसके बाद एक और होता है मैक्रोकेजाज। ये आपको क्या करता है? ये आपको जब शरीर में घाव हो जाता है तो उसको, या फिर कुछ घटना होने के बाद तो उसे रोकता है, बचाव करता है। तो अंतराली संयोजी उत्तक में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं तो ये है आपको ऑप्शन सी फाइब्रोब्लास्ट। ये तंतु कोशिका है, ये सबसे बड़ा इसमें होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी विधि सही प्रकार से स्वपोषण की विधि? अपने हाथों से भोजन पकाना ये स्वपोषण नहीं होता है। ये आपको भोजन का जो बाकी है आपको कहीं से मिलता है। हरे पौधों का प्रकाश संश्लेषण यही होता है। पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं, स्वपोषी हैं, तो यही होता है। क्योंकि जो अमरबेल का परिजीवी पोषण ये सब नहीं होगा आपको होगा ऑप्शन बी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें नर व मादा भाग अलग अलग पादों पर उपस्थित होते हैं वो कहलाते हैं विषम शुकाई, एक लिंगी स्राई, एक लिंगी, द्विलिंगी। इसका ऑप्शन होगा एक से अधिक है, क्योंकि आपको जो अलग अलग नर व मादा होते हैं विभिन्न विभिन्न पादपों पर होते हैं तो वो होते हैं एक लिंगी स्राई भी हो जाते हैं और आपको द्विलिंगी भी होते हैं, द्विलिंगी भी होते हैं। तो ऑप्शन ई इसका होगा एक से अधिक। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि और विभिन्न कार्यों में उसका योगदान होता है। निम्न में से एक गलत विकल्प है, उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट उपाचय, ऑप्शन बी, ये तो आपको इसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। यकृत सबसे बड़ी जानते हैं कि आपको ग्रंथि है, तो ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का तो उपाचय करता है, वसा का पाचन और पित्त का पाचन नहीं करता। पित्त का क्या होता है? इसमें उत्पादन होता है और उत्पादन पित्त क्या करता है? आपको वसा का पाचन करता है। तो ना तो ये होगा ना तो ये होगा। गैस्ट्रिक नामक ये हार्मोन का स्राव भी करता है। तो ऑप्शन ए ई होगा आपको एक से अधिक। इसका कार्य पढ़ लीजिएगा। हृदय चक्र का एक चक्रीय प्रक्रम है जो पाया जाता है, ये है जो आपको धड़कन में पाया जाता है। मेंडुला में उपस्थित केंद्रों से नियंत्रित होता है ये श्वसन। ऑप्शन ए, एक मिनट, ये कहाँ चला गया? कार्डियोकुलर प्रतिवर्ती क्रिया और जठरस्रावन, हृदय गति, इससे क्या होता है आपको आगे, इसको आप बाद में करते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगला प्रश्न है, नर में शुक्राणुजनों का नियमन किया जाता है, किससे होता है? एंड्रोजन से। इस तरह का प्रश्न हर बार बीपीएससी में पूछता है, कभी मादा का पूछता है, कभी नर में पूछता है। तो ये एंड्रोजन होता है। कौन सा आपको किस में होता है? 79 का इन्फ्लुएंजा का विषाणु है। इन्फ्लुएंजा किसका है? ये आपको है जो
एंथ्रोमिक्स विषाणु है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो है सीएनजी क्या है आपको? प्रोपेन। और मीथेन है, ये मीथेन ही है आपको, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला है विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपको गोरखपुर में यह बना सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ये आपको 2016 में किया गया था। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। पनामा नहर किसे किसे जोड़ती है आपको? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? नहीं, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारण करने का आधार क्या होता है? तो सबसे कॉमन प्रश्न आपको देशांतर से ही डिसाइड होता है। जो 0 डिग्री देशांतर होता है ग्रीनविच में, उसी के पूर्व या पश्चिम में टाइम का डिसाइड होता है। बोडो कहाँ के निवासी? अरावली पहाड़ी के। ऑप्शन बी संथाल परगना के। ऑप्शन सी अमेजन बेसिन। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इनमें से कोई नहीं। बोडो मुख्यतः आपको गुजरात के निवासी हैं। ऑप्शन ई इसका ऑप्शन आंसर होगा। गुजरात के या महाराष्ट्र और गोवा में भी पाए जाते हैं। अच्छा सॉरी, बोडो हैं जो आपको ब्रह्मपुत्र घाटी के निवासी हैं। बोडो आपको असम में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ई ही इसका होगा। दूसरा का मैंने कर दिया था। क्वेश्चन है आपको एग्जैक्टली बीपीएससी की तरह लगता है बना हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा ई भी ऑप्शन है। ग्रैंड कैनियन क्या है? आप लोग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर नंबर पे, जो नंबर आपको नीचे दिख रहा है उस पर कॉल कर लीजिए। ग्रैंड ऑर्डर नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। थोड़ा बोलते बोलते थोड़ा सा लाउड हो जाता आवाज़। ग्रैंड कैनियन क्या है? एक खड्ड है, एक खाई है आपको। जो ग्रैंड कैनियन क्या है? आपको एक खड्ड है, खाई की तरह से है, एक घाटी है। आपको कहाँ? ये यूएसए में है। भारत में हीरे के खाने किस राज्य में स्थित हैं? ये आपको मध्य प्रदेश में है, पन्ना है। अगला है माउंट एटना क्या है? माउंट एटना एक ज्वालामुखी है, इटली के सिसिली द्वीप पर है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में आपको शामिल किया गया। ये आपको ज्वालामुखी है, माउंट एटना इटली में है, या फिर इटली की जगह यूरोप भी दे सकता है। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? आप लोग को पता होगा, ये केरल में है। काराकोरम राजमार्ग किन देशों को जोड़ता है? वैसे तो इसमें पाकिस्तान और चीन होना चाहिए दिया हुआ है ऑप्शन, लेकिन पीओके को हम लोग जो पार्ट को जोड़ता है पीओके को इंडिया का पार्ट मानते हैं। तो ऑप्शन जैसा रहेगा आप देख लीजिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है, काराकोरम राजमार्ग। ये आपको पीओके और सिनजियांग जो चाइना का क्षेत्र है उसे जोड़ता है। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? काली मिट्टी आपको सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, तभी तो वहाँ सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है। जरवा जनजाति का निवास स्थल कहाँ है? अंडमान निकोबार में। ऑप्शन ए इसका सही है। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय तो ऊपर है, आपको शिवालिक आपको है नीचे, क्योंकि अरावली का कोई मतलब नहीं है। बृहद हिमालय भी ऊपर ही हो जाता है, आपको शिवालिक है सबसे निचला जो हिमालय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीक है? सूर्य है, सूर्य एक तारा है तो सबसे नज़दीक। ऑप्शन बी। अलमाटी बांध किस नदी पे है? ये कृष्णा नदी पे है, आपको कृष्णा नदी के कर्नाटक में अलमाटी बांध है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? जलकुंभी, जीरोफाइट्स, कैस्मो। ये आपको जीरोफाइट्स कहलाते हैं। जीरोफाइट्स मरुस्थल में उगने वाले पौधे हैं। लानोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? ये आपको उष्णकटिबंधीय बायोम में आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। बिहार में कृषि को बढ़ावा देने के लिए किन स्थानों पर कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया? जैसा आप जान रहे होंगे, आप लोगों ने बीपीएससी की तैयारी पहले से की होगी तो ये आपको पता होगा। पूसा और सबौर। पूसा कहाँ है? समस्तीपुर में। सबौर कहाँ है? आपको भागलपुर में। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों। नंबर देख रहे हैं ना नीचे, आप लोग कॉल कर लीजिएगा। इतना मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए और हमारा ऐप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे डाउनलोड कीजिए, ताकि बाकी जो टेस्ट सीरीज है जो अवेलेबल ऑलरेडी ऐप में है और चल भी रहा है, रेगुलर चल रहा है, आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगा। बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई निम्नलिखित में से किस भाग में होती है? यह आपको उत्तर पश्चिमी भाग में होती है, या फिर गंगा के दक्षिण पूर्वी भाग में होती है, या फिर
गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, गंगा के उत्तरी भाग में। तो इसमें तो उत्तर दे रहा, उत्तर पश्चिम भाग में होती है, लेकिन आई थिंक दक्षिण पश्चिम होना चाहिए। गंगा का दक्षिण पश्चिम में नलकूप से ज़्यादा सिंचाई होता है। सोन नदी बिहार में किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? ये आपको पटना से पूर्व नहीं होगा, पटना से पश्चिम में होगा। वैसे आरा से पूर्व हो सकता है, दानापुर के पास मिलता है। तो पटना से पश्चिम भी कर सकते हैं। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर किस तरह का वन ये प्रदेश है? ये आपको है जो आर्द्र, ये आपको आर्द्र है नहीं, शुष्क है, शुष्क पतझड़ वन है ये मुंगेर। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में। ये आपको है जो आपको नागपुर का पठार है उसके जस्ट ऊपर है। बिहार की जलवायु में कितने मौसम प्रचलित हैं? आपको शीत, ग्रीष्म और वर्षा है। बिहार में लैटेराइट मिट्टी किस भाग में है? लैटेराइट मिट्टी आपको छोटा नागपुर के पठारी भाग में है। आपको ऑप्शन बी छोटा नागपुर पठार के उत्तरी भाग में हो जाता है। ये आपको बांका जिले में स्पेशली आपको लैटेराइट मिट्टी मिलेगा। लोकनायक के जितना भी टॉपिक है उसको, उससे रिलेटेड आप टॉपिक पढ़ भी लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव भी। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये तो आराम से बता सकते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति जो थे। ताम्रपत्र स्वागत है आपका। लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क कहाँ से था? ये आपको यूनान से था, ग्रीक से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में कहाँ हुआ था? ये आपको गोकुल दास। ये इसी तरह का कुछ प्रश्न आई थिंक 65वीं या 66वीं बीपीएससी में आया था शायद। स्कूल नहीं, महात्मा गांधी का विद्यालय से शायद रिलेटेड प्रश्न था। यह आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये बम्बई में हुआ था, गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। उस टाइम पे किसने स्थापना किया था? A.O. ह्यूम ने। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। कांग्रेस अधिवेशन 100% याद कर लीजिएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? ये आपको वीडी सावरकर ने की थी। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं। तब तक आप लोग नंबर पे कॉल भी कर लीजिए या फिर ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। ऐप से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि बाकी टेस्ट सीरीज से जुड़े ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज ऐप पे अवेलेबल है। बिहार को बंगाल से अलग करके पृथक प्रांत कब बनाया गया? यह प्रश्न बीपीएससी पूछ चुका है। 1912 में किया गया था। 1911 में बोला गया था और 1912 में किया गया था। अगस्त 1932 में रामजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था। ये मुसलमानों के लिए नहीं था, आपको भारतीय ईसाइयों के लिए भी नहीं था, एंग्लो इंडियंस के लिए भी नहीं था, अछूतों के लिए यानी कि पिछड़ों जो दलित वर्ग थे उनके लिए बनाया गया था। इसी को लेकर के बाद में पूना पैक्ट आया था जो गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ था और दलितों के लिए जो स्पेशल प्रोविजन इसमें दिया गया था उसको हटाया गया था। तो जो सांप्रदायिक पंचायत है आपको अछूतों के लिए, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह सिद्धो कानून से संबंध है? वो है आपको ऑप्शन ए संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धो कानून, चांद भैरव 4 भाई थे, उन लोगों ने किया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। ये आपको 42 में ही बना था शायद, नहीं 43 में, 21 अक्टूबर 1943 को बना था। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? ये आपको हैदर अली के साथ की, टीपू सुल्तान के साथ अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। ये कब हुआ था? हैदर अली की तो उस टाइम पे मृत्यु हो चुकी थी, 1792 में हुआ था। आंग्ल मैसूर जो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसके बाद हुआ था। कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? किसके समय हुआ था? ये लॉर्ड डलहौजी। आपको ये 1856 है, मतलब 57 की क्रांति से पहले ही विस्तार, वो अंतिम विस्तार था, उसके बाद नहीं हुआ था। अकालों को रोकने के लिए अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता का प्रसारित किया था। ये 1883 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था? ये ऑप्शन सी वर्ष 1940 में, ऑप्शन सी वर्ष 1940। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है? ये आपको होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही आपको सती प्रथा का अंत किया था, तो इन्हें समाचार पत्र का मुक्तिदाता कहा जाता है।
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर में कब कांग्रेस में कब पारित किया गया था? ये आपको 1929 में पारित किया गया था, जो आपको जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे कांग्रेस के ये थे, लाहौर में प्रस्तावित किया गया था। अगला प्रश्न है, बोलते बोलते थोड़ा सा मुँह सूख गया। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल का वह प्रथम वायसराय कौन था? अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर और प्रथम वायसराय यानी कि 1858 में जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जब आ गया, जो ब्रिटिश संप्रभुता जो था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया, तो गवर्नर जनरल को वायसराय में कन्वर्ट कर दिया गया और उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था, तो वायसराय भारत का बन गया था। तो यही था प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल आपको लॉर्ड कैनिंग। मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ये आपको 1909 होगा, जो आप मार्ले मिंटो रिफॉर्म हुआ था। उस टाइम पे मार्ले कौन थे? आपको वायसराय भारत के थे और मिंटो भारत सचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ में कब एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था? यह आपको 1916 में हुआ था। वहाँ पे ही ना आपको 1916 में आपको लखनऊ अधिवेशन में ये गए थे, राजकुमार शुक्ल गए थे और वहीं से चंपारण सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली 1935 के मैकाले के मिनट नहीं होगा, मैकाले से मिला था 1935 का। मैकाले का भी जो आधुनिक शिक्षा, बहुत शिक्षा के लिए मैकाले को जाना जाता है, और वुड डिस्पैच भी शिक्षा से ही है, लेकिन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव दिया था मैकाले ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लगान के विरोध में बिजौलिया आंदोलन कहाँ हुआ था? ये आपको राजस्थान में हुआ था। अभी वो भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है बिजौलिया, जो विद्रोह हुआ था, किसान विद्रोह था। अगला प्रश्न है, सती प्रथा, समी लिखा हुआ है, सती इस कर लीजिए। सती प्रथा का अंत करने तथा उगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? ये आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। निम्न में से किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल को 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर निवेश करने का समझौता किया है? ये आपको गूगल ने किया, एयरटेल और गूगल। नीचे दिए गए विकल्पों में गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश, सैयद वंश के संस्थापकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। तो आपको है चंद्रदेव हो गए गढ़वाल, उसके बाद दंती दुर्ग हो गए आपको राष्ट्रकूट, और सिमुक के हो गए आपको, और सिमुक हो गए आपको सातवाहन के, खिज्र का हो गए सैयद। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो। एक चीनी यात्री 399 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए और 411 ईस्वी तक यहाँ रहा। अनेक नगरों की यात्रा के क्रम में वह पाटलिपुत्र और वैशाली भी आया। पाटलिपुत्र में वह 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान का संप्रदाय, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा, पाटलिपुत्र में वह 3 वर्षों तक रहा। उसके अनुसार इस नगर में महायान और हीनयान संप्रदाय के 2 भव्य बौद्ध विहार थे। उपरोक्त वर्णन किसने दिया है? ये आपको फाहियान ने दिया था। फाहियान कब आया था आपको? फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय की शासनकाल में। तो ये फाहियान ऑप्शन बी में। इंडिया डैट इज भारत पुस्तक के लेखक हैं जे साई दीपक। वर्ष 2021 में खिलाड़ियों के अनुबंध का उल्लंघन को लेकर के भानुका राजपक्षे पर $5000 का जुर्माना लगाया। भानुका राजपक्षे का संबंध किस खेल से? वो है आपको क्रिकेट से। आप ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, नाम से ही पता चल रहा होगा, राजपक्षे। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% की बढ़ोतरी की है, जो अब कूल हो गई है। ये आपको ऑप्शन में, तो जब ये प्रश्न बना था 5.40 था, लेकिन ये आपको अब हो चुका है 6.25% है। एग्जामिनेशन में यही सही होगा, क्योंकि अभी ही रिसेंट चेंज हुआ है। 6.25%, जब प्रश्न बन रहा था उस टाइम पे वही था, 5.40% था। आते अगले प्रश्न पर। हाल ही में 8वीं भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की गई। ये आपको कहाँ हुआ था? ये आपको कहाँ हुआ है? आपको ब्राजीलिया में, ब्राजीलिया होगा, ये आपको ब्राजील में हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को दे महंगाई जो डीए होता है वह जो बढ़ा दिया है। तो कितना है? 5% बढ़ाया है। अंडर 20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय कुश्ती टीम को कितने पदक मिले हैं? ये आपको टोटल आपको 16 पदक मिले हैं। देख लेते हैं कितने कितने हुए हैं। गोल्ड मेडल आपको
स्वर्ण पदक है आपको एक मिला है, सिल्वर है जो आपको 4 मिला है, ब्रोंज यानी कि चांदी हो गया और ब्रोंज हो गया, कांस्य पदक है जो आपको टोटल 11 हुआ, टोटल 16 पदक मिला। कई बार आपको अलग अलग करके भी दे देता है, इसलिए ज़्यादातर बीपीएससी आपको अलग अलग ही करके देता है, तो अलग अलग डेटा भी दे दिया हम लोगों ने। अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? बुल्गारिया में हुआ था। द्विपक्षीय अभ्यास उदार शक्ति भारत और किस अन्य देश के बीच हुआ है? ये आपको हुआ है मलेशिया के, भारत और मलेशिया के बीच हुआ है। ये वायुसेना का अभ्यास था उदार शक्ति। सुपर मॉम और कॉलर वाली नाम से कौन प्रसिद्ध है? ये बाघीन है, एमपी में ये डेथ हो गया था, बाघीन है सुपर मॉम और कॉलर वाली। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद की तरफ से जारी अटल नवाचार रैंकिंग 2021 में किस आईआईटी संस्थान को लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान हुआ है? आईआईटी मद्रास को ये हुआ है। अगले प्रश्न पर आते हैं। एक्चुअली हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग को गलत डेटा दे दे, इसलिए देख लेते हैं कि कहीं कहीं गलत ना हो। 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन है? ये आप लोग पिछले साल बहुत करंट में था, प्रियंका मोहंती है। ये माउंट मकालू पे लास्ट 5वीं बार चढ़ी थी। माउंट मकालू कहाँ है? चीन में है। आपको लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? ये एमपी में हुआ है। लाडली लक्ष्मी योजना जो लिंगानुपात है लड़कों लड़कियों की जनसंख्या में, लड़कियों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए, तो मध्य प्रदेश में। ऑपरेशन उपलब्ध संबंधित है आरपीएफ से रेलवे सुरक्षा बल। ये जो काला बाजारी होता है या रेलवे के थ्रू जितना भी इलीगल काम होता है उसे रोकने के लिए आरपीएफ। ऑप्शन बी इसका सही है, काला बाजारी। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने हाल ही में किस नए अर्थशास्त्री के रूप में किया है? ये आपको नियुक्त किया है, ये आपको पियरे ओलिवियर गारिंचस है, ये आपको दिया है ऑप्शन सी। इसका जो आईएमएफ का ये मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में है। इसका स्थापना हुआ था 1944 में। इसमें 190 देश है। 1 मिनट एक बार और इसे देख करके अगर देख लेते कौन है। करेंट तो अक्सर चेंज होते रहता है। द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये आपको प्रकाश सिंह है। सैयद बेसिद्दे रजी जिनका 20 अगस्त 2022 में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित हैं? वह हैं जो आपको केरल से संबंधित है, वहाँ के राज्यपाल थे ये। हाल ही में किस 2022 में किस पुरुष क्रिकेटर को जुलाई 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? ये आपको मिला है प्रभात जयसूर्या को मिला है। ये भी श्रीलंका के हैं। जगदीप धनखड़ जो हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन में के में है? 14वें उपराष्ट्रपति हैं। आगे थोड़ा सा लगता है टाइपिंग का या जो प्रिंटिंग है वो मिस्टेक हो चुका है कुछ प्रश्नों का। अब आगे के प्रश्नों के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें और ऐप पे आपको टोटल 10 मॉडल टेस्ट सीरीज मिलेगा प्रीलिम्स को लेकर के विद डिस्क्रिप्शन ओनली 99 रुपीज़ में। इतने कम में आपको कहाँ मिलेगा 10 टेस्ट सीरीज विथ डिस्क्रिप्शन। तो आप लोग जल्द से जल्द ऐप को डाउनलोड करें और जो नीचे मोबाइल नंबर है आपको जो कॉन्टैक्ट नंबर है उससे कॉन्टैक्ट करके भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना जल्दी हो, क्योंकि परीक्षा बहुत नज़दीक है और बहुत जो परीक्षा वाला माहौल है ना, आप लोगों ने प्रश्न देखा होगा बहुत अच्छा है और बहुत बीपीएससी के ही स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए। तो आप हमारे क्लास से जुड़ने के लिए हमारे ऐप को डाउनलोड करें ताकि आपको जितने भी टेस्ट सीरीज हैं प्रोवाइड हो जाएं, क्योंकि इसके बाद जितने भी टेस्ट सीरीज हैं वो आपको सिर्फ ऐप पर ही मिलेंगे। तो आप हमारे ऐप से जुड़िए। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए, और आगे जुड़ने के लिए आप ऐप पर भी जुड़िए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग आगे नहीं मिलेंगे, आपको यूट्यूब पर और भी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो टिल एग्जामिनेशन हम लोग से जितना होगा आप लोग के साथ जुड़ते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स साथी से जुड़ने के लिए, आगे भी जुड़े रहिए।